हाँ भाई, क्या हालचाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और स्वागत है आपका एस्पायर एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। जी हाँ, क्लास 10th इकोनॉमिक्स का सुपर हिट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। अब देखो यार, ये चैप्टर सिर्फ मार्क्स के लिए ही नहीं बल्कि लाइफ के लिए भी बहुत बहुत जरूरी है। कभी सोचा है कि पहले के जमाने में जब ये पैसे नहीं थे तो लोग कैसे चीजों को खरीदते या बेचते होंगे? या फिर ये बैंक्स जिनमें हम पैसे रखते हैं वो आखिर कमाते कैसे हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मिलेंगे। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो और पूरा फोकस स्क्रीन पर, क्योंकि आज हम इकोनॉमिक्स को रटेंगे नहीं, समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले चलो टाइम ट्रैवल करके उस जमाने में चलते हैं जब दुनिया में पैसा था ही नहीं। तब एक सिस्टम चलता था जिसे कहते थे बार्टर सिस्टम। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये बार्टर सिस्टम आखिर था क्या? देखो, ये बहुत सिंपल सिस्टम था जहां गुड्स के बदले गुड्स यानी सामान के बदले सामान डायरेक्टली एक्सचेंज होता था। कोई पैसा नहीं, कोई नोट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक जूता बनाने वाले को गेहूं चाहिए, तो वो किसान को अपने बनाए जूते देगा और बदले में उससे गेहूं ले लेगा। सिंपल है ना? नॉट रियली। और यहीं पर आती है बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी और सबसे फेमस प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अरे, नाम सुनकर घबराना नहीं, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना? पर चिंता मत करो, अभी इसे एकदम मक्खन जैसा क्लियर कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन होने के लिए दोनों लोगों को एक दूसरे का सामान खरीदने और बेचने के लिए राजी होना पड़ेगा। मतलब, जो चीज़ मैं बेचना चाहता हूं वो सामने वाले को चाहिए हो, और जो चीज़ वो बेचना चाहता है वो मुझे चाहिए हो। दोनों तरफ से हाँ होनी चाहिए। अब देखो असली मुश्किल कहाँ आती है। मान लो हमारे जूते बेचने वाले को गेहूं तो चाहिए, पर गेहूं वाले किसान को जूते नहीं बल्कि एक मटका चाहिए। अब क्या होगा? ट्रांजैक्शन फेल। बेचारा जूते वाला पूरी दुनिया में ऐसे किसान को ढूंढेगा जिसे गेहूं के बदले जूते चाहिए हों। कितना डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग काम है, सोचो। तो इस डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? यहां एंट्री होती है हमारे चैप्टर के हीरो की, मनी। चलो देखते हैं कि कैसे मनी ने आकर सारा खेल ही बदल दिया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मनी? मनी कोई भी वो चीज है जिसे सब लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं। इसने आकर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत ही खत्म कर दी। अब देखो, जूते वाले को किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो बस अपने जूते बेचकर मनी लेगा और फिर उस मनी से वो दुनिया में कहीं से भी जाकर गेहूं खरीद सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। पर एक सेकंड, जो नोट तुम्हारी जेब में है, मनी हमेशा से वैसा नहीं था। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, शुरू में लोग अनाज और जानवरों को मनी की तरह यूज करते थे। फिर आए सोने, चांदी और तांबे के सिक्के, और आज हम यूज करते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। आज के टाइम में मनी के मेनली 3 फॉर्म्स चलते हैं। पहला है करेंसी, यानी हमारे प्यारे कागज के नोट्स और सिक्के। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स, यानी वो पैसा जो हम बैंक्स में रखते हैं। और तीसरा है चेक्स, जो कि बैंक को दिया गया एक ऑर्डर होता है। चलो अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल, हम एक कागज के टुकड़े को पैसा क्यों मानते हैं? उसकी खुद की तो कोई वैल्यू है नहीं। सिंपल, क्योंकि उस कागज के टुकड़े के पीछे देश की गवर्नमेंट की गारंटी है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई करेंसी इशू करता है, और कानून के हिसाब से कोई भी इंडिया में रुपीज में की गई पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। तो बेसिकली ये सब भरोसे का खेल है। तो अब हमारे पास पैसा है और हम उसे सेफ रखने के लिए बैंक में जमा करते हैं। पर कभी सोचा है कि बैंक तुम्हारे इन पैसों का करते क्या हैं? वो तिजोरी में बंद करके तो रखते नहीं होंगे, और वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? चलो बैंक की वर्किंग को समझते हैं। अ रियल मनी मशीन। देखो, बैंक्स का काम इन सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, वो हम जैसे लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, वो उस डिपॉजिट का एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 15% अपने पास कैश में रखते हैं ताकि कोई पैसे निकालने आए तो उसे दे सकें। तीसरा, जो बाकी का 85% पैसा बचा, उसे वो जरूरतमंद लोगों को लोन पर दे देते हैं। और बस इसी तरह वो डिपॉजिटर और बोरोवर के बीच एक मीडिएटर बनकर अपनी इनकम कमाते हैं। अब इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। ये पूरा बैंकिंग प्रोसेस यहां एकदम सिंप्लीफाइड है। देखो, लेफ्ट साइड पर हैं डिपॉजिटर्स, यानी हम लोग जो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। बैंक उस पैसे का सिर्फ एक छोटा हिस्सा, कैश रिजर्व, अपने पास रखता है, और बाकी का बड़ा हिस्सा राइट साइड पर बोरोवर्स को लोन पर दे देता है। अब असली खेल देखो। बैंक डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देता है, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट बोरोवर से लेता है, और यही जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है, वही बैंक का मेन प्रॉफिट होता है।
तो बैंक का मेन काम है लोन देना, जिसे हम क्रेडिट भी कहते हैं। पर क्या क्रेडिट लेना हमेशा फायदेमंद होता है, या ये एक जाल भी हो सकता है? क्रेडिट एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है, अ बून और अ कर्स। चलो इसे दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों से समझते हैं। पर कहानियों से पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि क्रेडिट होता क्या है। क्रेडिट एक अग्रीमेंट है जिसमें लेंडर यानी उधार देने वाला बोरोवर यानी उधार लेने वाले को पैसा, सामान या सर्विसेज देता है, इस वादे पर कि बोरोवर फ्यूचर में उसे वापस चुका देगा, यूजुअली विद इंटरेस्ट। तो चलिए अब देखते हैं क्रेडिट की दो अलग अलग सिचुएशंस। एक तरफ है सलीम की सक्सेस स्टोरी और दूसरी तरफ है स्वप्ना की डेट ट्रैप की कहानी। सलीम एक जूता बनाने वाला है। उसे त्योहार के सीजन में 3000 जूतों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। अब ऑर्डर पूरा करने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो लोन लेता है। वो टाइम पर ऑर्डर पूरा करता है, उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और वो लोन भी आराम से चुका देता है। तो यहाँ पर क्रेडिट ने सलीम की अर्निंग्स बढ़ाने में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, उसकी लाइफ बना दी। अब देखते हैं स्वप्ना की कहानी। वो एक छोटी किसान है जो अपनी फसल के लिए एक लोकल मनी लेंडर से लोन लेती है, पर बैड लक से कीड़ों की वजह से उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। वो लोन नहीं चुका पाती और कर्ज चुकाने के लिए उसे अगले साल फिर से लोन लेना पड़ता है। आखिर में कर्जा इतना बढ़ जाता है कि उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। यहाँ क्रेडिट ने स्वप्ना को एक डेट ट्रैप में यानी कर्ज के जाल में फंसा दिया, जिससे उसकी हालत पहले से भी खराब हो गई। तो हमने देखा कि क्रेडिट रिस्क से भरा हो सकता है, इसीलिए लोन लेते समय कुछ टर्म्स ऑफ क्रेडिट होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। इनमें 4 मेन चीजें हैं। इंटरेस्ट रेट यानी आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर कितना एक्स्ट्रा पैसा देना है। कोलैटरल यानी सिक्योरिटी या गारंटी के तौर पर रखी गई कोई चीज जैसे जमीन, घर या सोना, जरूरी डॉक्यूमेंटेशन। और मोड ऑफ रीपेमेंट यानी लोन चुकाने का तरीका और टाइम। अब सवाल ये उठता है कि लोन लें तो आखिर लें कहां से? इंडिया में क्रेडिट लेने के 2 मेन सोर्सेज हैं, एक है फॉर्मल सेक्टर और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर, और सही रास्ता चुनना लाइफ चेंजिंग हो सकता है। चलो अब इस टेबल को देखते हैं जहां इन दोनों सेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। देखो, फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स और कोऑपरेटिव्स आते हैं जिन्हें आरबीआई सुपरवाइज करता है। इनका इंटरेस्ट रेट कम और फिक्स्ड होता है और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनफॉर्मल सेक्टर में साहूकार, दोस्त या रिश्तेदार आते हैं। इन्हें कोई सुपरवाइज नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा अनफेयर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और इनके कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते, जो अक्सर स्वप्ना जैसे लोगों को डेट ट्रैप में फंसा देता है। तो जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोलैटरल नहीं होता और वो बैंक से आसानी से लोन नहीं ले पाते, उनके लिए उम्मीद की किरण क्या है? यहाँ आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs, और साथ ही हम इस पूरे सिस्टम के बिग बॉस आरबीआई का रोल भी समझेंगे। तो SHG 15 से 20 लोगों का, खासकर गांव की महिलाओं का एक ग्रुप होता है। ये लोग हर महीने छोटी छोटी सेविंग्स जैसे 25 रुपए से 100 रुपए तक जमा करते हैं। अब जरूरत पड़ने पर मेंबर्स इसी जमा पैसे से बहुत कम इंटरेस्ट पर छोटे मोटे लोन ले सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, अगर ग्रुप रेगुलर सेविंग्स करता है तो वो बिना किसी कोलैटरल के बैंक से भी लोन ले सकता है। ये सिस्टम महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाकर एम्पावर करता है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक इसकी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और आखिर में बात करते हैं इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के बॉस की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आरबीआई के 5 मेन काम हैं। फटाफट देखो, ये हमारे लिए करेंसी इशू करता है, ये सरकार का बैंक होता है, ये सभी बैंक्स का बैंक होता है, मतलब सब बैंक्स का पापा, ये सभी बैंक्स को कंट्रोल और सुपरवाइज करता है, और मुश्किल समय में ये बैंक्स को लोन देने वाला आखिरी सहारा होता है। तो दोस्तों, ये था मनी एंड क्रेडिट का पूरा निचोड़। अब मुझे यकीन है कि आपको बाटा सिस्टम से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तक की कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अगर आज का ये डे 3 आपको सच में समझ आया है और पसंद आया है तो भाई देर किस बात की, अभी एस्पायर एकेडमी को सब्सक्राइब करो, इस एक्सप्लेनर को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो इकोनॉमिक्स से डरते हैं, और नीचे कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखो #day3 complete। अगले एक्सप्लेनर यानी डे 4 में हम शुरू करेंगे एक और धमाकेदार चैप्टर, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।